हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है। मेरे भाई, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए मैं आपको आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कवर करके देने वाला हूं। और इस मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 में क्या क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट भी नोट कराऊंगा, तो आपको कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाना है, ठीक है। और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। आपको मात्र उसी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लासेस में करवाने वाला हूं। उसके बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगाज करते हैं क्लास को। और दोस्तों, इससे पहले बस एक छोटा सा काम आपको करना है। लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक लाइक मुझे इतनी मोटिवेट करती है जिसका कोई जवाब नहीं। और मैं जितना मोटिवेटेड रहूंगा आपके लिए उतनी ही खतरनाक क्लास आने वाली है। तो फटाफट से लाइक कीजिए और चैनल पर आप भी नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन देखना क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, राजराजेश्वर मंदिर किसने स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में आया है। वैसे ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। राजराजेश्वर मंदिर किसने स्थापित किया। तो मेरे भाई याद रखना, राजराजेश्वर मंदिर जो है यह चोल राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा, चोल राजाओं के द्वारा, जो कि कौन थे, राजदेव, ठीक है। याद रखिएगा, राजदेव प्रथम जिनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यहां पर कहोगे सर ऑप्शंस में तो है ही नहीं, तो मिस टाइपिंग हो गई है, जरा ध्यान रखिएगा। यहां पर राजेंद्र की जगह कर दो इसको क्या, राजदेव प्रथम, जो कि चोल नरेश था, चोल राजा था, ठीक है, चोल वंश के राजा थे। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो राजराजेश्वर मंदिर को स्थापित किया गया। बात कर लेते हैं कि इसके द्वारा जो है राजराजेश्वर मंदिर कब स्थापित की जाती है। तो आपको याद रखना है 11वीं सदी में, ठीक है। कब किया जाता है, 11वीं सदी में। कहने का मतलब कितने ईस्वी में यदि आपसे पूछ लिया जाए मेरे भाई, तो याद रखना 1030 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1030 ईस्वी में किया जाता है। फिर मैं यदि बात कर लूं, ठीक है, फिर मैं यदि बात कर लूं कि राजराजेश्वर मंदिर जो है इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है पेरिया कोबिल। किस नाम से, पेरिया कोबिल के नाम से राजराजेश्वर मंदिर को जाना जाता है। फिर देखेंगे अगला यहां से क्या क्वेश्चंस बन जाता है। यदि मैं बात करूं, देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया, राजदेव प्रथम। राजदेव प्रथम की जगह आपको फंसाने के लिए यहां पर ऑप्शंस में चोल प्रथम भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, चोल प्रथम भी दिया जा सकता है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, राजदेव प्रथम दे या फिर चोल प्रथम दे, आंसर वही मारेंगे, ठीक है। फिर यदि मैं बात कर लूं, ठीक है, फिर मैं यदि बात कर लूं कि राजराजेश्वर मंदिर जो है यह कहां पर स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, सर तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है तंजावुर में। कहां पर, तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में क्या स्थित है, तो राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से एक बार बस छोटा सा काम करो यार, सभी को शेयर करो। इतनी शानदार शानदार क्लासेस आपको मिल रही है जो कि पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाला है, खोज लेना। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सारे ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे अभी। देखिए यहां पर सबसे पहला क्या है, मंगलम। क्या है, मंडलम है। और आपको ध्यान रखना है मंडलम क्या था, तो मेरे भाई यह चोल प्रशासन का क्या था, तो आपको याद रखना है यह चोल प्रशासन का राज्य क्षेत्र था। क्या था, यह चोल प्रशासन का राज्य क्षेत्र था। फिर मैं यदि बात कर लूं वालनाडु की, किसकी बात करूं, वालनाडु की, तो आपको याद रखना है यह चोल प्रशासन का प्रांतीय क्षेत्र था। क्या याद रखना है, प्रांतीय क्षेत्र था। फिर मैं यदि बात कर लूं कोट्टम की, किसकी बात कर लूं, कोट्टम की बात कर लूं, तो आपको ध्यान रखना है यह चोल प्रशासन का जिला क्षेत्र था। क्या था, यह चोल प्रशासन का जिला क्षेत्र था। और मेरे भाई ये नाडु, ठीक है, आपको याद रखना है इसे उपक्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपक्षेत्र कहा जाता है चोल प्रशासन का, जो कि एक सबसे छोटी इकाई थी। क्या थी, सबसे छोटी इकाई थी। क्या, किसका, तो चोल
चोल प्रशासन का, ठीक है। चोल प्रशासन का सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? नाडु बताओगे। या कभी कभी देखिए नाडु की जगह आपको एक और दूसरा शब्द भी दिया जा सकता है, वह क्या है? तो ऊर दे देगा। क्या दे देगा? ऊर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, नाडु दे दे या ऊर दे दे। या सबसे छोटा क्षेत्र था, क्या था? सबसे छोटा क्षेत्र था, छोटी इकाई थी चोल प्रशासन का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करके पूरा गर्दा उड़ा देना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? खजुराहो मंदिर, स्टार लगाओ, ठीक है। पूछे जाने वाला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का संस्थापक कौन है? खजुराहो मंदिर का संस्थापक याद रखना, यह चंदेल वंश के द्वारा, किसके द्वारा? चंदेल वंश के द्वारा खजुराहो मंदिर की स्थापना की जाती है। यदि पूछा जाए कि चंदेल वंश के कौन से शासक थे जिसके द्वारा खजुराहो मंदिर की स्थापना की जाती है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है चंद्रवर्मन। क्या याद रखना है? चंद्रवर्मन के द्वारा खजुराहो मंदिर और चंदेल वंश की स्थापना की जाती है। यहां पर देखिए चंद्रवर्मन को क्या कहा जाता है? तो चंदेल वंश का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदेल वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की जाती है? तो आपको याद रखना है 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच। किसके बीच? 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है? तो मेरे भाई चंद्रवर्मन के द्वारा करवाया जाता है। फिर मैं यदि बात कर लूं खजुराहो मंदिर जो है यह किस देवता से संबंधित है, तो आपको याद रखना है खजुराहो मंदिर जो है यह चित्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित? चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त का मंदिर है। यदि मैं बात करूं खजुराहो मंदिर जो कि कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। कहां पर? छतरपुर जिले में क्या स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर स्थित है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए सारे प्रश्नों को, निश्चित पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस कहता है कि सुल्तान महमूद की राजधानी कहां है, ठीक है। सुल्तान महमूद की राजधानी का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है सुल्तान महमूद। यहां पर सबसे पहला तो हेडिंग बनाइए सुल्तान महमूद, और आपको याद रखना है कि इसकी राजधानी कहां थी? तो गजनी थी। कहां थी इसकी राजधानी? गजनी, ठीक है। गजनी के स्टाइल में मत जाना, ठीक है। यहां पर क्या है भाई? सुल्तान महमूद की राजधानी गजनी थी। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करेंगे तो सुल्तान महमूद जो थे मेरे भाई, ठीक है, सुल्तान महमूद 997 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक, कितने तक? 997 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक, जब तक इसका मृत्यु नहीं हो गया वह तब तक गजनी के शासक थे। कहां? किसके शासक थे? गजनी के शासक थे। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है अगला नंबर क्वेश्चन। यह भी छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, स्टार लगाइए। और देखिए क्वेश्चन कहता है रामानंद के शिष्यों के नाम का चयन करें। रैदास था या फिर कबीर था या फिर धन्ना या पीपा था या फिर इनमें से सभी? तो सिंपली आपको याद रखना है रामानंद के शिष्य, ठीक है। रामानंद के वैसे बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन मुख्य रूप से यदि बात करें, मुख्य रूप से प्रमुखता जो है इनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। और मेरे भाई इसमें से रैदास भी था, कबीर भी था, धन्ना भी था और पीपा भी था। यानी कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इनमें से सभी जो है वह रामानंद के शिष्य थे। यदि मैं बात करूं रामानंद की, ठीक है, रामानंद किसका शिष्य था? ये सब तो रामानंद के शिष्य थे, लेकिन रामानंद किसका शिष्य था? यानी कि रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है राघवनंद। क्या याद रखना है? राघवनंद के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के शिष्य ये सभी थे, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यदि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लिया जाए आपसे कि रामानंद, ठीक है, रामानंद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? क्या याद रखना है? श्री रामनंदाचार्य। क्या याद रखना है? रामनंदाचार्य, जिसके द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? तो रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया जाता है। इसके बाद देखेंगे आगे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? स्टार लगाओ। तुगलक वंश, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि अगर यहां पर ऑप्शंस में सिर्फ यह दे दिया जाए क्या मोहम्मद बिन तुगलक, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही करके आ जाएंगे, लेकिन क्या होगा आपका यह आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। मोहम्मद क्या कहते हैं, तुगलक वंश का जो संस्थापक था मेरे भाई वह कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है। और याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 13
1320 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1320 ईस्वी में जो है यह तुगलक वंश की स्थापना की जाती है और गयासुद्दीन तुगलक ही तुगलक वंश का प्रथम शासक होता है। क्या होता है? क्या कहते हैं? प्रथम शासक होता है। और यह जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसी गयासुद्दीन का बेटा है। किसका बेटा है भाई? गयासुद्दीन का बेटा है। और यह क्या होता है? तो गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी होता है, यानी कि द्वितीय शासक कौन बनता है मेरे भाई? तो द्वितीय शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक बनता है तुगलक वंश का। यदि मैं बात करूं, ठीक है, यदि मैं बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह कब जाकर के क्या कहते हैं तुगलक वंश का शासक बनता है, तो आपको याद रखना है 1325 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1325 ईस्वी में। वहीं पर मैं बात करूं गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन तुगलक, यह तुगलक वंश का शासक कब बनता है? तो आपको याद रखना है 8 सितंबर 1320 ईस्वी को। कितना ईस्वी को? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जो है गयासुद्दीन तुगलक किसका शासक बनता है? तो तुगलक वंश का शासक बनता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? स्टार लगाइए, छपेगा क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, तो आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वह कौन था? इब्राहिम लोदी था। कौन था मेरे भाई? इब्राहिम लोदी। और देखिए यहां पर मैं बात कर लूं, अगर पूछा जाए आपसे दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश कौन सा था, ठीक है, सबसे अंतिम वंश के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है लोदी वंश। कौन सा वंश? लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे आखिरी वंश था। और इब्राहिम लोदी जो थे यह लोदी वंश का शासक था। किसका शासक था? लोदी वंश का शासक था। समझ में आ गई बात? यदि मैं बात करूं, देखिए ये तो अंतिम था। अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? लगाइए स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। और आपको याद रखना है दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहला शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था मेरे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यदि मैं आपसे पूछ लूं दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है मेरे भाई ये किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। फिर देखेंगे अगले क्वेश्चंस को क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस कहता है कि विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और स्टार लगाइएगा। पूछा जा सकता है आपसे कि विक्रमांक देव चरित्र जो है यह किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है बिल्हन की रचना है। किसकी रचना? और बिल्हन की एक और रचना के बारे में नोट करिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह क्या है मेरे भाई? तो चौर पंचाशिका। क्या है? चौर पंचाशिका जो है यह किसकी रचना है? तो बिल्हन की रचना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी रचना जो है यह कब किया जाता है? तो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब किया जाता है? 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की जाती है। आगे बढ़ेंगे, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगाइए, यह भी छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे मेरे भाई? विजयनगर साम्राज्य जो है यह हरिहर और बुक्का के द्वारा, किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा स्थापित किया जाता है। अब देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कब स्थापित किया जाता है, तो 1336 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कृष्णदेव रॉय। क्या याद रखना है? कृष्णदेव रॉय, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे सफल शासक था। यदि आपसे पूछ लिया जाए विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक, क्या पूछा जाए? सबसे अंतिम शासक कौन था? आपको याद रखना है श्रीरंगा तृतीय। क्या याद रखना है? श्रीरंगा तृतीय जो है यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम शासक था। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको याद रखना है तुंगभद्रा नदी। क्या याद रखना है? तुंगभद्रा नदी, जो कि कहां पर है? तो मेरे भाई कर्नाटक में है। कहां पर है? तुंगभद्रा नदी कहां पर है? कर्नाटक में है। और यहीं पर क्या स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य स्थित था, ठीक है। आइए आगे देखेंगे अगला नंबर, जो कि आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आज के इस क्लास का। और मेरे भाई अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो कौन था? तो यहां पर देखिए अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो एक प्रकार के क्या थे? संगीतकार भी थे, ठीक है। आपको याद रखना है अमीर खुसरो जो थे यह संगीतकार भी थे। इसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं, कवि भी था और विद्वान भी था, ठीक है। कवि भी था और विद्वान भी था। तो यहां पर ऑप्शंस ढूंढिए, क्या सब है? कवि है, राजनीतिज्ञ है, राजा है, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिज्ञ और राजा तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्या थे मेरे भाई? तो कवि थे, ठीक है। अमीर खुसरो क्या थे? तो कवि थे। और आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, स्टार लगाइए, कि अमीर खुसरो किसके समकालीन थे। तो आपको याद रखना है अमीर खुसरो जो थे यह बलबन, इसके बाद क्या कहते हैं, जलाउद्दीन
खिलजी, ठीक है, याद रखना है जलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी। और इसके बाद मेरे भाई आपको याद रखना है क्या, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। इन तीनों के जो थे या क्या थे, समकालीन थे। कौन, तो अमीर खुसरो। आइए अब देखेंगे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चंस। यहां चीजें को फोकस करना है आपको कि एक ही क्वेश्चंस को देखिए कितने तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री पेपर है और यहां पर क्वेश्चंस को काफी ज्यादा घुमाया जाता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है आपसे पेपर में कुल 20 मार्क के पूछे जाते हैं, जिसके लिए आज मैं पहला क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। और पहला क्वेश्चंस है सल्तनत काल के इतिहास लेखन की विवेचना करें, जो कि 2015 में पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे 2023 में क्वेश्चंस रिपीट की जा सकती है। और देखिए इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोतों का विवरण दे, ठीक है, या फिर कहा जा सकता है कि सल्तनत काल के ऐतिहासिक पहलुओं के मुख्य स्रोतों का क्या करे, तो विवरण प्रस्तुत करे। ये तीन तरीके से आपको एक ही क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। आइए देखेंगे कि इसका आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है। जैसे जैसे मैं यहां पर नोट कराने वाला हूं, आपको पेपर में भी क्या करना है, तो वैसे वैसे एग्जाम में लिख कर आना है। बिल्कुल ही आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर ऐसे आंसर राइटिंग करते हो तो 75 से 80% मार्क आपका कोई भी नहीं रोक सकता हिस्ट्री जैसे पेपर में। आइए मेरे भाई देखते हैं। सबसे पहला तो आप परिचय दोगे सल्तनत काल का। किसका, सल्तनत काल के परिचय में हमें क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। वैसे तो कहे कि भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं, आए उतार चढ़ाव का संपूर्ण विवरण हमें तात्कालीन लेखकों की रचनाओं से मिलता है। यानी कि ऐतिहासिक पहलू, जितने भी ऐतिहासिक पहलू हैं, उन सभी की जानकारी हमें किस चीज से मिलती है, तो रचनाओं से की गई क्या कहते हैं, उस समय के बातों को जिस रचनाओं में दर्शाया गया है, उस रचनाओं के आधार पर हमें मिलती है। लेकिन वहीं पर बात करें जो हमें भारतीय शासकों और उनकी शासन प्रणाली को करीब से जानने का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। और देखिए ये जो रचनाएं की गई है, जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हो, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट जो भी हैं, उन सभी की जानकारी हमें जिन भी पुस्तकों से प्राप्त होती है, वह सभी क्या है, तो उन सभी रचनाओं से हमें एक सुविधा अनुसार क्या हो पाता है, तो प्राप्त हो पाता है। और जिससे हमें जानकारी मिल पाती है कि भारत में जो किसके द्वारा कब किस स्थिति में शासन किया गया, उसकी शासन प्रणाली क्या थी, उन सभी को जानने का क्या मिलता है, हमें अवसर मिलता है। बात करें कि यह मात्र हिंदू राजाओं का ही नहीं बल्कि मुस्लिम शासकों का भी लेखा जोखा प्रदान करता है। मध्यकालीन भारत में यदि बात करें तो मुस्लिम शासकों का ही अधिपत्य रहा है, ठीक है। वैसे तो कहे मध्यकालीन शासन काल में, मध्य युग में जो है, जितने भी शासक यहां पर भारत में हुए, वह सभी के सभी क्या थे, मुस्लिम शासक थे। क्या थे, मुस्लिम शासक थे। जिनका केंद्र कहां था, तो केंद्र याद रखना है, उन सभी शासकों का केंद्र दिल्ली हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के साथ या उसके पूर्व अनेक इतिहासकार मध्य एशिया से भारत आए तथा उन्होंने अपने समकालीन शासकों का विवरण लिखना प्रारंभ किया। बहुत सारे ऐसे लेखक में, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मध्य एशिया से आए और उन्होंने वर्तमान में जो शासक भारत में था, उन सभी के बारे में क्या किया, तो विवरण प्रस्तुत करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ठीक है। आज यही स्रोत हमें तत्कालिक शासकों और उनकी शासन प्रणाली को जानने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और उस समय के जो लिखे गए ग्रंथ हैं, वही चीजें आज हमें सहायता प्रदान करती है, जिसके माध्यम से हम जान पाते हैं कि भारत पर कब और किसके द्वारा शासन किया गया। इसके बाद देखेंगे कि हालांकि इनकी रचनाओं से वास्तविकता और काल्पनिकता का भेद करना थोड़ा कठिन है, फिर भी ये तात्कालिक समाज का दृश्य प्रस्तुत करने में काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। वैसे कहे तो यह घटना वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, इसको क्या कहते हैं, जज करना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पहलू हैं जिनको क्या कहते हैं, इतिहासों में स्पष्टीकरण के तौर पर नहीं बताया गया है। तो सिंपली उन चीजों को काल्पनिक या वास्तविक मानना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन फिर भी सामाजिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो तात्कालिक समाज के दृश्य को प्रस्तुत करने में यह काफी ज्यादा सहायता प्रदान करी है। अब देखेंगे कि क्या कहते हैं, सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत क्या सब हैं, कहां-कहां से सल्तनत काल के इतिहासों का स्रोत मिलता है, मैं उन चीजों के बारे में यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। देखिएगा मैं आपको यहां पर कुछ की पॉइंट्स भी कराने वाला हूं, ठीक है, जहां से निश्चित है कि आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप जरूर देखिएगा पूरी क्लास को शिद्दत
मोहलत के साथ क्लासेस लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और ये पुस्तक और उनके लेखक आपको जरूर रट जाना है सीधे। पहले तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस के आंसर पर। देखिए क्वेश्चंस का आंसर सबसे पहला क्या बताया मैंने आपको कि एक पुस्तक जिसका नाम था चचनामा। क्या नाम था? चचनामा, जिससे सल्तनत काल की जानकारी प्राप्त होती है। चचनामा पुस्तक जो है यह अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई थी। जिसका फारसी में अनुवाद जो है यह किसके द्वारा किया जाता है मेरे भाई? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली बिन अबू का वक्र कफी के द्वारा जो है इसका क्या कहता है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किया जाता है। इसके शासन काल में किया जाता है तो नसीरुद्दीन कुब के शासन काल में किया जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत वर्णन किसका किया गया है? तो चचनामा में जो है इसमें सिंध और चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन किया गया है। यह मेन पॉइंट है, आपको इसे अच्छे से याद रखना है कि चचनामा में किसका वर्णन है। तो मेरे भाई चचनामा में जो है यह सिंध और चच राजवंश के इतिहासों का वर्णन है और इसके साथ साथ ही अरबों द्वारा सिंध पर प्राप्त किए गए विजय का वर्णन किया गया है। दूसरी पुस्तक क्या है? तो दूसरी पुस्तक जो है, दूसरी ऐतिहासिक स्रोत में आपको लिखना है तहकीक ए हिंद। क्या लिखना है? तहकीक ए हिंद। यह जो पुस्तक है यह अलबरूनी के द्वारा, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है तहकीक ए हिंद जो है यह किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। और क्या कहते हैं, अलबरूनी के द्वारा जो है इसको अरबी भाषा में लिखा गया। और इसमें देखिए किस चीजों का वर्णन है। तो यह जो है मोहम्मद गजनबी के भारत आक्रमण के दौरान यहां आए गए भारत के संस्कृत साहित्यों तथा भारतीय समाज की गहनता से अध्ययन कर तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की गई अलबरूनी के द्वारा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब महमूद गजनबी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? महमूद गजनबी के शासनकाल में जो भी यहां पर की जो यहां की संस्कृति थी, यहां का साहित्य था, यहां की भारतीय समाज की गहनता थी, उन सभी का अध्ययन करके इस पुस्तक को लिखा गया है। जिसके बाद अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया इस पुस्तक का। यह पुस्तक भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है? सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपको क्या करती है? तो जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है तारीख-ए-यामिनी। तारीख-ए-यामिनी जो है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं किताबुल यामिनी के नाम से। किसके नाम से? किताबुल यामिनी के नाम से जानते हैं। और यह किसके द्वारा लिखा गया है मेरे भाई? तो आपको याद रखना है, यह जो है अबू नसर बिन मोहम्मद अल जबरल उतबी के द्वारा लिखा गया है। वैसे आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में, क्या याद रखोगे? तो जबरल उतबी के द्वारा क्या किया गया है? तो किताबुल यामिनी या फिर तारीख-ए-यामिनी लिखा गया है। जिसमें क्या किया गया है? तो क्या कहते हैं, सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनबी के, ठीक है, मोहम्मद गजनी के शासनकाल का वर्णन किया गया है। आपको याद रखना, बस ये छोटा छोटा पॉइंट्स याद रखोगे तो आप बना करके लिख सकते हो। किसको? तो आपको याद रखना है सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनी के शासनकाल का वर्णन किसमें किया गया है? तो तारीख-ए-यामिनी या किताब-उल यामिनी में किया गया है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट्स क्या है। तो अगला पॉइंट से अगला जो स्रोत है वह है कामिल उत तवारीख। क्या है? कामिल उत तवारीख। यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा? तो शेख अब्दुल हुसैन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शेख अब्दुल हुसैन के द्वारा लिखा गया है। और इसकी पुस्तक जो है, यह पुस्तक 1230 ईस्वी में पूरी तरीके से तैयार किया गया। और इसमें वर्णन किसका किया गया है? तो भारत पर महमूद गौरी के विजय का वर्णन किया गया है। किसका? भारत पर महमूद गौरी के विजय का वर्णन किया गया है। पुस्तक में दी गई तिथियां सही है, किंतु फिर भी इसे किंवदंती पर आधारित माना जाता है। कहने का मतलब पुस्तक में जो डेट दिया गया है मोहम्मद गौरी के विजय का, उसे तो वास्तविक माना जा सकता है, सही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको एक काल्पनिक दृष्टिकोण से देखा गया है। आगे देखेंगे अगला जो है, अगला पॉइंट से क्या कहते हैं, तजाल-उर मासिर। क्या है? तजाल-उर मासिर। ठीक है, यह पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया मेरे भाई? तो आपको याद रखना है हसन निजामी द्वारा। किसके द्वारा? हसन निजामी के द्वारा तजाउल मासिर लिखा गया। और यह कब लिखा गया? तो आपको याद रखना है इसमें जो वर्णित किया गया है 1192 से लेकर 1228 तक के कालों को इसमें उल्लेख किया गया है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रगति और इल्तुतमिश के शुरुआती वर्षों की जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। आपको बस इतना छोटा छोटा सा पॉइंट्स करके क्या करना है, नोट डाउन कर लेने हैं और आपको इस तरीके से याद कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर छठा पॉइंट्स आपको क्या लिखना है
तबकत ए नासिरी। तो तबकत ए नासिरी जो है यह किसकी रचना है मेरे भाई, आपको याद रखना है मनहाज ओन दी अबू उमर बिन सिराज उदल दिल क्या कहते हैं जुजानी। आप वैसे याद रख सकते हो मनहाज उस क्या कहते हैं मनहाज उस सिराज के नाम से, किसके नाम से जान सकते हो, मनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकत ए नासिरी। और देखिए इस पुस्तक के लेखन जो है यह 1260 ईस्वी में पूरा हो जाती है लेखन क्रिया। और इसमें जो है इन्होंने नासिर उद्दीन मोहम्मद के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्य काजी के पद पर भी काम किया है। और मिनहाज को आमतौर पर निष्पक्ष लेखक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका जो है विशेष तौर पे झुकाव जो होता है, विशेष तौर पर रुझान जो होता है बलबन के संबंध में होता है। और इसकी पुस्तक को दिल्ली सल्तनत की शुरुआती इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। किसका स्रोत माना गया है, तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती इतिहास का एक स्रोत माना गया है। आगे देखेंगे खजा इन उल फतूह, ठीक है, खजा इन उल फतूह यह जो पुस्तक है यह अमीर खुसरो की पुस्तक है, आप इसको जरूर याद रखेंगे, पूछी जा सकती है आपसे। और यह जो पुस्तक है यह दिल्ली के शासक जलाउद्दीन खिलजी से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक के समकालीन रहे हैं। कौन, तो अमीर खुसरो। और इन्होंने अलाउद्दीन को अपना आश्रयदाता बताया है। और फारसी में लिखा गया इनका कार्य वास्तव में काफी सराहनीय माना जाता है। आगे देखेंगे अगला नंबर पॉइंट्स में क्या लिखना है, तारीख ए फरजबसील, ठीक है, तारीख ए फरजबसील जो कि जियाउद्दीन बर्नी इस किताब के लेखक हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा क्या लिखा गया, तारीख ए फरजबसील लिखा गया। और इसके अंतर्गत जो है, ठीक है, बर्नी जो है यह गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद क्या कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के समकालीन है। और इसकी पुस्तक जो है यह बलबन के शासन के साथ प्रारंभ होती है और फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक चली थी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब बलबन से शुरुआत होकर के फिरोज शाह तुगलक के 6 वर्षों के शासन काल तक का वर्णन कहां पर किया गया है, तो तारीख ए फर्ज वसील में किया गया है। आगे देखेंगे नौवां पॉइंट्स आपको क्या लिखना है, तो नौवां पॉइंट्स कहता है फतवा ए जहांदारी, ठीक है, फतवा ए जहांदारी जो कि किसके द्वारा लिखा गया, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। किसके द्वारा, यह भी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में बर्नी शासन की नीतियों के में धर्म और निरपेक्षता पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। बर्नी ने एक मुस्लिम शासक के अनुसरण के लिए इस राजनीतिक संहिता का आदर्श माना। आगे आखिरी पॉइंट्स आपको क्या लिखना है, फतूहत ए फिरोज शाही, क्या लिखना है, फतूहत ए फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक की एक छोटी सी आत्मकथा है। और इसमें इसमें उसके शासन काल का महत्वपूर्ण घटनाओं और नीतियों का स्रोत माना जाता है। आगे लिखेंगे निष्कर्ष में कि इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी अन्य स्रोत है जो सल्तनत काल के इतिहास को क्या करती है, तो उजागर करने का काम करती है। बाकी देखेंगे कुछ की पॉइंट्स को। अगर ये क्लासेस हेल्पफुल लगती है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। और देखिए चचनामा की रचना किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है अबू बकर कुफी के द्वारा। किसके द्वारा, चचनामा की रचना अबू बकर कुफी के द्वारा। इसके बाद बात कर लूं तहकीक ए हिंद की रचना किसके द्वारा, तो अलबरूनी के द्वारा किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे क्वेश्चंस देखेंगे क्या बन जाता है यहां पर, तारीख ए यामिनी की रचना किसके द्वारा किया गया, तो क्या कहते हैं जबरल उतबी के द्वारा किया गया। और बात करते हैं आगे देखिएगा क्या कहते हैं कामिल उत तवारीख की रचना किसके द्वारा किया गया, तो शेख अब्दुल हुसैन के द्वारा। फिर बात करते हैं ताजुल मासीर की रचना किसके द्वारा, तो हसन निजामी के द्वारा। और हसन निजामी जो है यह किसके समकालीन है, तो आपको याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि तबकत ए नासिरी किसकी रचना है, तो मिनहाज उस सिराज की रचना है। इसके बाद खाजा इन उल फतूह किसकी रचना है, तो अमीर खुसरो की रचना है। और अमीर खुसरो जो है यह किसके समकालीन थे, तो मेरे भाई आपको याद रखना है जलाउद्दीन खिलजी का। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। आगे देखेंगे अगला आपको याद रखना है क्या, तो तारीख ए फर्ज वसील जो है यह किसकी रचना है, तो आपको सिंपली याद रखना है जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए क्या कहते हैं फर्ज वसील है। और जियाउद्दीन बर्नी जो है यह किसके समकालीन थे, तो आपको याद रखना गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
है कि फतूह, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है, फतूहत ए फिरोज शाही किसकी रचना है, तो शम्स ए सिराज की रचना है। और यह किसके, शम्स ए सिराज जो है यह किसके समकालीन थे, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चंस बन सकता है, किताब इन रेहला जो है यह किसकी रचना है, तो इब्न बतूता की रचना है। और स्टार लगाइए जो कि छपने वाला क्वेश्चन है, किताब इन रेहला जो है इब्न बतूता की रचना। इब्न बतूता किसके समकालीन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दिया है। मेरे भाई अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ अब रोज क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।